हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? कैसे हो? अच्छे होंगे शायद, क्योंकि सभी को पता चल गया है कि अब हमारे टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं। सभी को स्टार्ट पता चल गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ पर सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ कि 15 जून को आपका इकोनॉमिक्स का टेस्ट है और उस टेस्ट के अंदर क्या क्या आने वाला है। तो जो फर्स्ट बुक है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स, कौन सी बुक? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आपकी कंप्लीट आएगी, जिसमें फर्स्ट यूनिट है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, सेकंड यूनिट है मनी एंड बैंकिंग, थर्ड है एग्रीगेट डिमांड एंड मल्टीप्लायर, फोर्थ यूनिट है आपकी गवर्नमेंट बजट एंड फिफ्थ यूनिट है आपकी लास्ट फॉरेन एक्सचेंज एंड बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पर हम देखो फर्स्ट जो यूनिट है हमारी नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, हम उसको कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम सेकंड यूनिट करेंगे मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, तो अभी जब रिवीजन चल रहा है तो मैं एक एक टॉपिक को बड़ी गहराई से तो नहीं बताने वाली क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, लेकिन मैं आपको रैंडमली शॉर्टली बहुत कुछ बताऊंगी इन वीडियोस के अंदर। ये वीडियो केवल कौन सी है? रिवीजन वीडियो है। कौन सी है? केवल रिवीजन वीडियोस हैं। इनसे आपको रिवीजन करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रहे कि आपका जो टेस्ट है वो कब है? 15 जून को। कब है टेस्ट? 15 जून को। वो टेस्ट 15 जून को होगा आपका। और बी ऑनेस्टली, ऑनेस्ट होना है, ऑनेस्टली आपको अपना टेस्ट देना है। सभी स्टूडेंट्स से यही उम्मीद है, हम यही आपके ऊपर ये होप कर रहे हैं कि सभी स्टूडेंट्स हमारा कोऑपरेट करेंगे और टेस्ट में बहुत अच्छे से अपना टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, जिससे आपको भी पता चलेगा कि एक्चुअली में मैंने अभी तक घर रहकर क्या सीखा और टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया है। क्लियर हो गया? तो सभी को मैंने बता दिया। फर्स्ट वाली बुक कंप्लीट आएगी मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड टेस्ट आपका 15 जून को है। और ये वीडियोस कौन सी है? रिवीजन वीडियोस हैं। जैसे ही आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं दोबारा से यही टॉपिक इन शॉर्ट लेकर टॉपिक चलूंगी, तब मैं आपको कंप्लीट बहुत अच्छे से क्या करूंगी, उसको रिवाइज कराऊंगी। बट अभी क्या करना है, थोड़ा स्पीड में करना है क्योंकि टाइम कम है 15 जून का और रिवीजन हमें कंप्लीट बुक करनी है। क्लियर हो गया? अब है जैसे फर्स्ट मनी। देखो चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग। तो फर्स्ट चैप्टर का नेम ही क्या है इस यूनिट का? मनी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी या इवैल्यूएशंस ऑफ मनी। तो मनी के जनरली अगर डेफिनेशंस पूछे किसी से तो मनी क्या होती है, तो मनी क्या है आप कहोगे मैडम जो कॉइन्स और जो पेपर नोट्स है जिसका हम यूज करते हैं वो मनी है। बट इट इज नॉट अ ट्रू आंसर। ये आपका क्या नहीं है? ट्रू आंसर नहीं है। अभी ट्रू आंसर क्यों नहीं है? बिकॉज मनी की जो एज अ इकोनॉमिक स्टूडेंट्स आप क्या डेफिनेशन दोगे? मनी इज एनीथिंग। मनी कुछ भी है। मनी इज एनीथिंग। मनी कुछ भी हो सकती है which can be accepted as a medium of exchange, which is commonly accepted, जिसको कॉमनली क्या किया जाता है? एक्सेप्ट किया जाता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू, या फिर किसमें एज अ डेफर्ड पेमेंट। मतलब कि मनी वो है, मनी कुछ भी है जिसको कॉमनली क्या किया जा रहा है? यूज किया जा रहा है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी यूज किया जा रहा है, स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए यूज किया जा रहा है। उसके बाद उसको एज अ स्टैंडर्ड्स ऑफ डेफर्ड पेमेंट, जो फ्यूचर की पेमेंट उनके लिए यूज किया जा रहा है, ट्रांसफर्स के लिए यूज किया जाता है, तो वो मनी है। तो यहाँ देखो मनी का जो इवैल्यूएशन है क्या है, कहते हैं कि इवैल्यूएशंस ऑफ मनी is related to the need to facilitate action। जो इवैल्यूएशन है मनी का वो रिलेटेड होता है किस चीज से? टू द नीड्स, जो जरूरत बताता है किस चीज की? फैसिलिटेट एक्सचेंज, एक्सचेंज की फैसिलिटीज की। देयरफॉर मनी जनरली एज अ थिंग। मनी क्या है? जनरली थिंग है, वो कमोडिटी है दैट इज कॉमनली एक्सेप्टेड, जिसको कॉमनली क्या किया गया? एक्सेप्ट किया गया। कैसे? एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कैसे यूज किया गया उसको? एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे कि आज हम किसका यूज करते हैं मोस्टली? प्लास्टिक मनी। कौन से यूज करते हैं? प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी भी पुराना हो गया है, जब हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड अपने पास रखते थे। बट आज हम कौन सी मनी का यूज करते हैं? ई मनी का यूज करते हैं। कौन सी है?
ई इलेक्ट्रॉनिक मनी का हम क्या करते हैं यूज है, पेटीएम का हम यूज कर रहे हैं, वो ई मनी के अंदर आता है। तो मनी कुछ भी हो सकती है जिसको हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो क्या है, मनी है। अब है कि मनी के जो फंक्शंस है वो क्या है, फंक्शंस ऑफ मनी। तो मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी क्या है, एक स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह उसको आप यूज कर सकते हो। मनी को स्टोर करके रखा जा सकता है, तिजोरी के अंदर रख दो, वो स्टोर रहेगा, उसको कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किया जाता है कि कोई थिंग्स हमने परचेज की, उसके बदले क्या कर दिया मनी। मैंने पेन परचेज किया है, कितने रुपीज का, 25 रुपीज का, तो 25 रुपीज देकर मैंने अपने पास क्या ले लिया, पेन ले लिया। एज ए मीडियम ऑफ, यहाँ मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम किसने किया है, मनी ने किया है। मेजर ऑफ वैल्यू, जिसको मेजर कर सकते हैं टर्म्स ऑफ यूनिट की, पेन के प्राइस कितने 25 रुपीज, चेयर के प्राइस कितने ये रुपीज है, बोर्ड के प्राइस ये है। मतलब कि इसको मनी को किसमें मेजर कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ यूनिट के अंदर मेजर किया जा सकता है। स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, जो फ्यूचर्स की पेमेंट होती हैं उनके लिए भी किसका यूज किया जाता है, मनी का यूज किया जाता है। कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड्स फॉर डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड जो फ्यूचर की पेमेंट होती है, आज डील हो गई, आज हमारी जो ट्रांजेक्शन हो गई है, बट पेमेंट 1 मंथ बाद करनी है, 2 मंथ्स बाद करनी, 3 मंथ्स बाद करनी, कभी भी करनी है, फ्यूचर की जो पेमेंट है उसके लिए मनी का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट इज हमारा बार्टर सिस्टम। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम रेफर्स टू द सिस्टम वेयर गुड्स एक्सचेंज फॉर गुड्स। बार्टर सिस्टम रेफर्स टू द सिस्टम वेयर गुड्स एक्सचेंज फॉर गुड्स, जहां गुड्स के बदले गुड्स को क्या किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, बार्टर सिस्टम। जो कब होता था, रिसेंट बहुत पुराने टाइम में होता था कि जब हम क्या करते थे, गुड्स के बदले गुड्स का ही एक्सचेंज करते थे, तब मनी नहीं थी, तब मनी का इवैल्यूएशन नहीं हुआ था। तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स, क्योंकि उस टाइम जो लोगों की नीड्स होती थी, नीड्स भी कैसी थी, लोगों की लिमिटेड नीड्स थी। कैसी थी, लिमिटेड। तो लिमिटेड नीड्स को बार्टर सिस्टम के थ्रू पूरा किया जा सकता था। जैसे जैसे क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, हमारी बॉन्ड्स बढ़ती चली गई, बॉन्ड्स अनलिमिटेड होती चली गई, और थोड़ा बार्टर सिस्टम इसको कंप्लीट कर पाना बॉन्ड्स को कैसा था, इम्पॉसिबल। हमारी जो बॉन्ड्स थी वो क्या नहीं हो पाती थी, कंप्लीट नहीं हो पाती थी। तो फिर क्या हुआ, मनी का इवैल्यूएशन हुआ। तो ये मनी के आने से फर्स्ट हम कहेंगे क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, हमने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस किया अंडर बार्टर सिस्टम। तो सबसे पहले डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। जब बार्टर सिस्टम था उस टाइम हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये थी, डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। हमें उस टाइम दोनों तरफा, मतलब डबल को इंसिडेंस का मतलब होता है दोनों तरफा की जो बॉन्ड्स सेटिस्फाई होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे क्या चाहिए, पेन चाहिए, मुझे क्या चाहिए, पेन। मेरे पास क्या है, बोर्ड है, क्या है मेरे पास, बोर्ड है। हम कह रहे हैं चलो बोर्ड और पेन तो छोड़ो, उस टाइम कहाँ पे पेन और बोर्ड होंगे। हम बात करते हैं किसकी, फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या चाहिए, वीट चाहिए। क्या चाहिए, वीट। मैं क्या हूँ, सपोज मैं क्या हूँ कि मैं, मेरे पास क्या है कि मैं जो कॉटन का प्रोडक्शन करता हूँ, मेरे पास क्या है, कॉटन अवेलेबल है, बट मेरी फॉर्म में क्या नहीं होता, वीट नहीं होता, और वीट से ही पेट भरा जा सकता है। तो मुझे ऐसे पर्सन को ढूंढना था जिसके पास वीट अवेलेबल हो, कि मैं वीट ले लूं, और उसे रिक्वायरमेंट किस चीज की हो, कॉटन की उसे रिक्वायरमेंट हो। किसकी रिक्वायरमेंट हो, कॉटन की। मतलब ऐसे पर्सन को क्या करना, फाइंड करना जिसको क्या हो, कॉटन की रिक्वायरमेंट हो और वीट सरप्लस हो। क्योंकि मैं वहां से वीट तो ले लूंगी और रिक्वायरमेंट से कॉटन की, उसके बदले क्या दे दूंगी, अपना कॉटन दे दूंगी। मतलब दोनों तरफा की वांट्स को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी था। और उस टाइम ऐसे पर्सन्स को ढूंढना बहुत मुश्किल होता था, डिफिकल्ट होता था। क्या आज ऐसा है, आज ऐसा नहीं। हमें कुछ भी चीज चाहिए, हम जिस भी चीज की वांट्स करते हैं, इच्छा रखते हैं, सीधे मनी लेकर मार्केट में जाएंगे, कोई भी कुछ क्या कर लेंगे, वहां से परचेज कर लेंगे। तो वहां इस प्रॉब्लम्स को, आज हमें इस प्रॉब्लम्स को फेस करना नहीं पड़ता, बट अंडर बार्टर सिस्टम हमने क्या किया है, इस प्रॉब्लम को फेस किया है। क्लियर हो गया। सेकेंड है लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। जब बार्टर सिस्टम का यूज किया जाता था उस टाइम किसी भी कमोडिटी की क्या नहीं थी, कॉमन यूनिट्स नहीं थी, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी कि हम उसको किसमें टर्म्स ऑफ मनी क्या कर सके, मेजर कर सके। तो डिविजिबिलिटी मतलब लैक ऑफ डिविजिबिलिटी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी भी बोल सकते हैं कि उस टाइम डिविजिबिलिटी भी नहीं थी हमारी। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे क्या चाहिए, चेयर चाहिए। क्या चाहिए,
चेयर मैंने क्या की है, 4 चेयर की, और उसके बदले मैं क्या दे रही हूँ, काव दे रही हूँ किसी को, क्या दे रही हूँ, काव। तो काव को मैं क्या कट कर सकती हूँ, डिविजिबिलिटी है, या फिर मैं मेरे पास क्या है कि कोई अदर गुड्स है, मतलब कि उस गुड्स को मैं हाफ करके नहीं दे सकती। वो लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, उस टाइम किसी भी गुड्स की मेजर नहीं होता था कि इसको, जैसे कि आज हम कहते हैं कि जो मिल्क है, जो लिक्विड है, उसको इन लीटर हम मेजर कर लेते हैं, ठीक है। जो वेट के गुड्स होते हैं, वीट है, राइस है, प्रोडक्शन टन में या किलोग्राम में मेजर कर लेते हैं, ठीक है। हर चीज की क्या हो गई, अब यूनिट हो गई। इवन एक ह्यूमन बींग्स की भी क्या हो गई, एक वैल्यू हो गई है कि इसका, जैसे हम बोलते हैं इस पर्सन को क्या एक पैकेज मिला है, कितने लाख का, 12 लाख का पैकेज मिला है पर ईयर का। इट मीन 12 लाख का पैकेज मिला है उसको, इट मीन उसकी एक महीने की कीमत कितनी है, 1 लाख रुपए। हमने आज ह्यूमन बींग्स की भी क्या निकाल ली, कॉस्ट निकाल ली, बट उस टाइम थिंग्स की ही वैल्यू को या थिंग्स की ही यूनिट्स को मेजर कर पाना कैसा था, इम्पॉसिबल था। क्लियर हो गया। अब है उसके बाद डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट। बार्टर सिस्टम के अंदर क्या होता था, फ्यूचर की पेमेंट को करना डिफिकल्ट होता था। क्यों? क्योंकि गुड्स है भाई, बहुत सारे गुड्स किस नेचर के होते हैं, पेरिशेबल नेचर के होते हैं। मेरे पास क्या है, गुड्स है, मिल्क है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है। मैं कहती हूँ मैं बाद में पेमेंट, 1 महीने बाद पेमेंट कर दूंगी फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, मिल्क में। क्या 1 मंथ तक आप उनको स्टोर करके रख सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। क्या नहीं है? पॉसिबल नहीं है। तो फ्यूचर की पेमेंट करनी बार्टर सिस्टम के अंदर कैसी थी, इम्पॉसिबल थी, उनको पेमेंट नहीं किया जा सकता था। फोर्थ है डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू। उस टाइम गुड्स को स्टोर करके रखना बहुत ही कैसा था, मुश्किल था, डिफिकल्ट था, क्योंकि लोगों के पास अपने रहने के लिए क्या नहीं थे, घर नहीं थे, तो गुड्स को कहाँ स्टोर करके रखते, तो वहां पर स्टोरेज की भी क्या थी, हमारे पास कमी थी। तो ये हो गया बार्टर सिस्टम और उसके ड्रॉबैक्स। अब है फॉर्म्स ऑफ मनी। मनी के फॉर्म्स, टाइप्स कितने हैं मनी के, तो मनी 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट फिएट एंड फिडुशियरी मनी, सेकंड फुल बॉडीड एंड क्रेडिट मनी। फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। तो सबसे पहले फिएट मनी एंड फिडुशियरी मनी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिएट मनी? देखो बेटा, मैंने यहाँ पर सबका मीनिंग भी लिखा है, मीनिंग सबका बुक में गिवन है, मैं यहाँ पर मीनिंग आपको करा रही हूँ। फिएट मनी क्या होती है? फिएट मनी रेफर्स टू दोज मनी व्हिच इज गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट, व्हिच इज गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट, जिसके लिए गवर्नमेंट ने गवर्न किया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल है पेपर नोट्स है, रुपीज है। गवर्नमेंट ने क्या रखा है कि आप इसको क्या कर सकते हो, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एफर्ट पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में आप क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। तो क्या है, फिएट मनी है। फिड्यूशियरी मनी विच इज नॉट गवर्न बाय द गवर्नमेंट, जिसको गवर्नमेंट ने गवर्न नहीं किया। ये नहीं कहा कि गवर्नमेंट ने कि आप उसको यूज करो, फिर भी हम उसको यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल चेक, चेक के लिए गवर्नमेंट क्या नहीं करती, गवर्न नहीं करती। चेक मनी के अंदर तो आता है, बट गवर्नमेंट कहती है कि मैं इसके लिए परमिशन नहीं दूंगी। बट फिर भी पेयर और पेई के बीच में, पेयर मतलब पेमेंट करने वाला, पेई मतलब सॉरी पेमेंट लेने वाला, और पेई कौन है, उसको पेमेंट देने वाला, उनके बीच में एज अ फैक्ट एक विश्वास के रूप में क्या काम करती है, ये चेक्स काम करते हैं। तो वो क्या हमारी फिड्यूशियरी मनी। फिर है फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। फुल बॉडीड मनी क्या है? फुल बॉडीड मनी रेफर्स टू दोज मनी वेयर कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू मनी वैल्यू, जहां उनकी कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू कैसी होती है, दोनों बराबर। इट मींस कि क्या है, सोने का सिक्का है, क्या है, सोने का सिक्का है या सिल्वर का कॉइन्स है, जिसके प्राइसेस कितने, जो कितने में बना है, सपोज 500 का, और उसकी मनी वैल्यू भी कितनी है, 500। मतलब कि फुल वर्ड मनी है, जितने का वो बना है। जैसे कि हमारे पास क्या, गोल्ड का कॉइन्स, आप मार्केट में लेकर जाओगे उसको, तो कैसे यूज करोगे, एज अ कमोडिटी यूज करोगे, एज अ कॉइन्स आप यूज करोगे। हम कहेंगे एज अ कमोडिटी यूज करेंगे, क्योंकि वो क्या है, गोल्ड का कॉइन्स है। वो 1 रुपीज का सिक्का जरूर है, लेकिन वो गोल्ड का है। हम मुझे एज अ गोल्ड वहां पर एज अ कमोडिटी क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। ऐसा पुराने टाइम में चलता था, ब्रिटिश के टाइम में, जब जिसकी कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू कैसी होती है, सेम। जैसे हमारा 1 रुपीज का जो कॉइन है, आज उसका वेट बहुत कम हो चुका है। उस टाइम 1 रुपीज जितना उसके ऊपर लिखा हुआ था 1 रुपीज, और उसकी जो मेटेलिक वैल्यू थी वो दोनों कैसी होती थी, सेम होती थी। उसको हम फुल बॉडीड मनी कहते थे। अब है क्रेडिट मनी, जो आज मनी हम यूज करते हैं। 1 रुपीज का जो कॉइन है, उसके ऊपर जो मनी वैल्यू है लिखा हुआ है 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज, वो मनी वैल्यू कैसी है, ज्यादा है, और उसके अंदर जो कमोडिटी यूज की हुई है
वो कॉमोडिटी कैसी है, बहुत ही कम है, तो उसको हम बोलते हैं क्रेडिट मनी। आज हम यूज ही किसका करते हैं, क्रेडिट मनी का यूज करते हैं। क्लियर हो गया सभी को। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ मनी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई ऑफ मनी? सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। सप्लाई ऑफ मनी क्या है? इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। इट रेफर्स टू total stock of money held by peoples of a country at a point of time। मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम के पास के अंदर पीपल्स के पास कितनी मनी है उसका स्टॉक क्या कहलाता है, सप्लाई ऑफ मनी कहलाता है। क्या कहलाता है? सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी है तो सप्लायर ऑफ मनी कौन? देखो सप्लाई ऑफ मनी कौन सी है? जो लोगों के पास पैसा है एट द पॉइंट ऑफ टाइम, जितने की सप्लाई कंट्री में हो चुकी है वो सप्लाई ऑफ मनी का पार्ट है। तो वे हु आर द सप्लायर ऑफ मनी, तो मनी के सप्लायर कौन कौन है? तो मनी के सप्लायर के अंदर कौन रहेगा? जितने भी क्या है जो मनी रखते हैं, गवर्नमेंट सप्लायर ऑफ मनी है, कॉमर्शियल बैंक सप्लायर ऑफ मनी है, एंड आरबीआई क्या है? सप्लायर ऑफ मनी। इट मींस ऑल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, all banking institutions and governments are supplier of money, और supplier of money is not a part of supply of money। जो supplier of money है वो किसके पार्ट नहीं होंगे? supply of money के पार्ट नहीं माने जाएंगे। क्लियर हो गया? तो अभी सप्लाई ऑफ मनी को मेजर कैसे करते हो? कैसे मेजर करोगे कि सप्लाई ऑफ मनी इज इक्वल टू M1, M2, M3 और M4। 4 पॉइंट्स में क्या होती है? मेजर होती है M1, M2, M3 एंड M4। तो M1 के अंदर क्या है? C प्लस DD प्लस OD। C प्लस DD प्लस मेजर्स ऑफ सप्लाई ऑफ मनी M1, मैंने बताया 4 मेजर है, M1, M2, M3 एंड M4। तो इसके अंदर तो सबसे पहले क्या है? M1। हमारे जो सिलेबस के अंदर केवल क्या है? M1 है। तो व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ M1? तो कंपोनेंट क्या क्या होंगे? C प्लस DD प्लस OD। C स्टैंड फॉर करेंसी। C स्टैंड फॉर करेंसी विच इज हेल्ड बाय द पीपल्स, which is held by the peoples। DD demand deposits। DD क्या है? Demand deposit which is held by the commercial bank। OD other deposit which is held by the RBI। क्या है? RBI। C currency, it includes all paper notes and all coins which is held by the public। DD demand deposits, जितनी भी डिमांड डिपॉजिट है held by the commercial bank। OD other deposit held by the RBI। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा मनी चैप्टर। सभी को क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम करने वाले हैं क्या? बैंकिंग। क्या करने वाले हैं? बैंकिंग। तो बैंकिंग के अंदर क्या क्या आएगा वो अब हम क्या करेंगे? यहाँ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा कॉमर्शियल बैंक। देखो बैंकिंग वाले चैप्टर में हमारे 2 टाइप्स की बैंक्स के बारे में क्या होने वाला है? डिस्कस होने वाला है, कॉमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। तो सबसे पहले हम लेते हैं कॉमर्शियल बैंक। क्या लेते हैं? कॉमर्शियल बैंक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमर्शियल बैंक? तो कॉमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कॉमर्शियल बैंक क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है which is accepted deposits and lend money to the public। to the public क्या करती है? जो पब्लिक से पैसा रिसीव करती है, उनकी डिपॉजिट्स को डिपॉजिट्स करती है और उनको क्या प्रोवाइड करवाती है? लोन प्रोवाइड करवाती है। इट इज कॉल्ड कॉमर्शियल बैंक। बट दिस कॉमर्शियल बैंक आर एस्टेब्लिश फॉर प्रॉफिट मोटिव। ये जो कॉमर्शियल बैंक होती है किस मोटिव से एस्टेब्लिश की जाती है? प्रॉफिट मोटिव से एस्टेब्लिश की जाती है। प्रॉफिट होना चाहिए उन्हें। क्या होना चाहिए? प्रॉफिट। कॉमर्शियल बैंक का मेन मोटिव ही क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। जहां वर्ड ही क्या आ गया? पहले कॉमर्स आ गया। कॉमर्स का मीन्स क्या है? अर्निंग प्रॉफिट है। क्लियर हो गया? तो कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स के अंदर क्या करती है कॉमर्शियल बैंक? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में क्या क्या होता है? सेविंग डिपॉजिट्स, करंट अकाउंट डिपॉजिट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स। कौन सी होती है डिपॉजिट? मेनली कौन सी? सेविंग, करंट अकाउंट एंड लास्ट फिक्स्ड डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट्स होती हैं जिसके अंदर बैंक क्या प्रोवाइड करवाती है? इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाती है। क्या प्रोवाइड करवाती है? इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाती है। किसको? पब्लिक्स को। उसके बाद करंट अकाउंट डिपॉजिट है विच इज जनरली ओपन बाय द बिजनेसमैन।
इस अकाउंट को जनरली ओपन कौन करवाते हैं? बिजनेसमैन ओपन करवाते हैं। गवर्नमेंट है वो, सॉरी जो कॉमर्शियल बैंक है वो कोई इंटरेस्ट नहीं देती, क्योंकि करंट ट्रांजैक्शन डेली बहुत ज्यादा करंट ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसके रिगार्डिंग नहीं पता होता। बिजनेसमैन आज सुबह उसने कितने 10 लाख रुपए जमा कराए हैं, शाम तक हो सकता है 10 लाख कंप्लीट निकाल ले, तो बैंक है, बैंक उसके ऊपर उसको क्या नहीं करती? इंटरेस्ट नहीं देती। इवन जितनी बार वो ट्रांजेक्शंस करता है वो बैंक अपना क्या लेती है? चार्जेस भी लेती है। एक होता है फिक्स डिपॉजिट, जो ये ऐसा डिपॉजिट है जिसके ऊपर बैंक सबसे ज्यादा क्या देती है? इंटरेस्ट देती है। जो डिपॉजिट एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होती है, उससे पहले हम क्या नहीं कर सकते? अपनी अमाउंट को नहीं निकलवा सकते। अगर आप निकालना चाहते हो, अगर आप निकालना चाहते हो तो उस कंडीशंस में आपको लॉस होगा, आपको इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा और कॉमर्शियल बैंक अपने चार्जेस भी काट लेगी। क्लियर हो गया? एडवांसिंग लोन, बहुत सारे लोन्स होते हैं, क्रेडिट लोन, शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट्स है, अदर जो कि उसके क्या होते हैं? ट्रांसफर फंक्शंस होते हैं, एज एजेंसी फंक्शंस वो वर्क करती है, जनरल लिक्विडिटी फंक्शंस करती है। तो कॉमर्शियल बैंक के हमारे इस सिलेबस के अंदर 2 ही फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन। कौन से? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन। इसके अंदर एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, वो मैं आज नहीं करवाऊंगी आपको। प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन है वो आपको मैं कब कराऊंगी? जब रिवीजन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियोस कराऊंगी, उसके अंदर प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन हम देखेंगे। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं, क्या? सेंट्रल बैंक। क्या देखते हैं? सेंट्रल बैंक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक? तो सेंट्रल बैंक का कोई मीनिंग नहीं है फर्स्टली तो, बिकॉज इसके जो फंक्शंस है ना वो ही इसके मीनिंग्स को क्या कर देते हैं? कंप्लीट कर देते हैं। जो सेंट्रल बैंक के क्या है? फंक्शन है, वही क्या करते हैं? सेंट्रल बैंक की जो मीनिंग्स है उसको क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। फर्स्टली सेंट्रल बैंक है, इट इज कॉल्ड आल्सो आरबीआई, इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ये कहाँ एस्टेब्लिश है? ये मुंबई में एस्टेब्लिश है। और दूसरा ये एस्टेब्लिश कब हुई थी? 1935 के अंदर। आरबीआई एस्टेब्लिश कब हुई है? 1935 में। और जो इसका हेड ऑफिस कहें हम या फिर कहीं कहाँ सिचुएटेड है? ये मुंबई के अंदर सिचुएटेड है। क्लियर हो गया? अब है सेंट्रल बैंक के फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, सबसे पहले बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। बैंक ऑफ इशूइंग नोट, सेंट्रल बैंक एक अकेली ऐसी बैंक है जिसको सोल अथॉरिटी मिली हुई है, अकेले को राइट मिला हुआ है, वो क्या कर सकती है? करेंसी को क्या कर सकती है? करेंसी को इश्यू कर सकती है। आरबीआई बैंक इश्यूज ऑल पेपर नोट्स, किसको छोड़कर? एक्सेप्ट 1 रुपीज पेपर नोट। 1 रुपए के पेपर नोट को छोड़कर बाकी के जितने भी पेपर नोट हैं कौन इश्यू करती है? आरबीआई। तो 1 रुपीज का पेपर नोट और ऑल कॉइन्स इश्यू करने वाली कौन है? हमारी गवर्नमेंट है। कौन करती है? गवर्नमेंट। जितने भी कॉइन्स हैं, 1 रुपीज कॉइन्स, 2 रुपीज कॉइन्स, 5 रुपीज कॉइन्स, 10 रुपीज कॉइन्स एंड 1 पेपर नोट, ये कौन इश्यू करती है? गवर्नमेंट करती है। 1 रुपीज के पेपर नोट के ऊपर जो सिग्नेचर्स होते हैं उस पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के, सॉरी हम ये कहें कि किसके, जो गवर्नमेंट के, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के क्या होते हैं? उसके ऊपर सिग्नेचर्स होते हैं। किसके? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है बैंक टू द गवर्नमेंट। जो सेंट्रल बैंक है वो किसकी बैंक है? गवर्नमेंट की भी बैंक है। सेंट्रल बैंक किसकी बैंक है? गवर्नमेंट की भी बैंक है। गवर्नमेंट डिसाइड कर, गवर्नमेंट क्यों करती? देखो जो सेंट्रल बैंक है गवर्नमेंट की बैंक क्यों है? क्योंकि जो हमारी सेंट्रल बैंक है गवर्नमेंट को की एज अ सुपरवाइजरी क्या करती है? वो रोल प्ले करती है। एज ए एडवाइजरी रोल प्ले करती है। वो गवर्नमेंट को बताती है कि आप हर साल जब बजट बना रहे हो तो वो किस वे में बनाना चाहिए, कितनी सप्लाई ऑफ मनी हो गई है, कितनी आपको अभी क्रिएट करनी है, क्या करना है, वो सारे काम कौन बताती है? हमारी आरबीआई बैंक बताती है। दूसरा, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स है वो सारे कहां ओपन हो रखे हैं? आरबीआई बैंक के अंदर। कहां रखे हैं? आरबीआई बैंक के अंदर हो रखे हैं। और एज अ एजेंट भी वो गवर्नमेंट का क्या करती है? मेन रोल प्ले करती है, क्योंकि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल परचेज करने का वर्क भी कौन करती है? आरबीआई ही करती है। कौन करती है? आरबीआई बैंक करती है। गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में कब सेल करना है, कब उन्हें परचेज करना है। तो जब भी आरबीआई बैंक गवर्नमेंट के फंक्शंस प्ले करती है तो 3 फंक्शंस हमें बताने हैं, एज अ एडवाइजरी, एज अ बैंकर और एज अ एजेंट। क्लियर हो गया? अब है बैंकर्स बैंक। जो आरबीआई बैंक है वो बैंकों का भी बैंक है। जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं
उन सबका बैंक कौन है? आरबीआई बैंक है। जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं सबका बैंक कौन है? आरबीआई बैंक है। सभी कॉमर्शियल बैंक के अकाउंट ओपन कहां है? आरबीआई बैंक के अंदर ओपन है। तो उनमें कैसे एज अ सुपरवाइजरी रोल प्ले करती है आरबीआई। उनको सुपरविजन का काम, उनको चलाने का काम, उनको गाइडलाइंस देने का काम कॉमर्शियल बैंक को कौन करती है? सेंट्रल बैंक करती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्स। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्स, जब कहीं से भी लोन ना मिले, कहीं से भी लोन की पूर्ति ना हो कॉमर्शियल बैंक की, तो कॉमर्शियल बैंक के पास लास्ट रिसोर्स ही क्या होता है कि वो सेंट्रल बैंक के पास जाती है, कहती है मुझे क्या चाहिए? लोन चाहिए। तो आरबीआई बैंक इज द लास्ट रिसोर्स। गवर्नमेंट को लोन ना मिले तो वो आरबीआई के पास जाती है, कॉमर्शियल बैंक को लोन ना मिले तो वो आरबीआई के पास जाती है। तो ये लास्ट रिसोर्स बना हुआ है किसका? बैंक। लास्ट रिसोर्स आरबीआई बैंक किसका? बैंकों का भी और गवर्नमेंट का भी। एंड फिफ्थ है कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स। जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज होते हैं, क्या होते हैं? फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेन करेंसी है उसका एज ए कस्टोडियन क्या करती है? सेंट्रल बैंक हमारा रोल प्ले करती है। एज ए कस्टोडियन कैसे रोल प्ले करती है? देखो वैसे तो अब क्या हो चुकी है, 1991 के बाद फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एस्टेब्लिश हो चुकी है। कौन सी मार्केट? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। जो फॉरेन एक्सचेंज का ही क्या करती है? काम करती है। बट सेंट्रल बैंक भी क्या करती है? उसको मैनेज करती है। जहां पर एक मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है, जहां आरबीआई बैंक इंटरवेन करती है, ना तो एक्सचेंज रेट को बढ़ने देती है ज्यादा, ना ही उसको कम होने देती है। अब है क्लियरिंग हाउस फंक्शंस। अगर कोई मिस्टेक्स हो जाती है किसकी? कॉमर्शियल बैंक की। जैसे कि कॉमर्शियल बैंक में बैंक ए है और बैंक बी है। बैंक ए को बैंक बी को कितने रुपीस देने थे? ए बैंक को बी को कि 20 देने थे, 20,000, बट बैंक ए ने गलती से 25,000 डाल दिए। ऐसा तो नहीं है बैंक बी उसको 5,000 रुपीस वापिस करने आएगा। तो क्या है, सबके अकाउंट कहां है? आरबीआई के पास है। तो उसको क्या कर देगी? वो क्लियर कर देती है जो मिस्टेक्स हुई है। जैसे कि हमारे अकाउंट से मिस्टेक हो जाती है ना, मेरे अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में पैसे चले गए, बैंक ने गलती से ट्रांसफर कर दिए, तो उसके में क्रेडिट किए, मेरे में डेबिट हो गए, तो अब क्या करेगी बैंक? उसके अकाउंट में उतने ही अमाउंट को क्या कर देगी? डेबिट कर देगी, मेरे में क्या कर देगी? क्रेडिट। क्योंकि हम दोनों का अकाउंट किसमें था? कॉमर्शियल बैंक में था। बट अब कॉमर्शियल बैंक के अकाउंट कहां है? आरबीआई के पास है। तो आरबीआई अब इसको क्या करेगी? हैंडल करेगी। फिर है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। इस क्रेडिट का कंट्रोल की कितनी मनी सप्लाई करनी है मार्केट में पब्लिक को, कितनी मनी सप्लाई नहीं करनी है, उसको कंट्रोल करने का काम भी कौन करती है? आरबीआई बैंक ही करती है। और लास्ट है कंट्रोल ऑफ सप्लाई ऑफ मनी बाय द सेंट्रल बैंक। जो सेंट्रल बैंक होती है वो हमारी किसको? सप्लाई ऑफ मनी को कैसे कंट्रोल करती है? तो सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई बैंक 2 इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करती है। फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव। कौन से होते हैं? क्वांटिटेटिव मेथड। सेकंड होते हैं क्वालिटेटिव मेथड। कौन सा होता है? क्वालिटेटिव मेथड। तो क्वांटिटेटिव मेथड एंड क्वालिटेटिव मेथड। इन क्वांटिटेटिव मेथड्स जो क्या करता है? ओवरऑल क्या करता है? ओवरऑल जितनी भी इकोनॉमिक में प्रॉब्लम्स हैं, किससे रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, सबको सॉल्व करता है। मतलब ये सभी सेक्टर्स को इंक्लूड करता है। बट जो क्वालिटेटिव मेथड है सिलेक्टिव सेक्टर्स को ही कंट्रोल करता है। देखो इसमें डिफरेंस है। क्वांटिटेटिव ऑल सेक्टर्स को कंट्रोल करता है, बट क्वालिटेटिव ओनली सिलेक्टिव सेक्टर्स को ही क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो क्वांटिटेटिव मेथड्स के अंदर क्या है? सबसे पहले जो रेट है रेपो रेट। कौन सी रेट है? रेपो रेट। उसके बाद बैंक रेट। थर्ड है कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। एंड फोर्थ एसएलआर स्टेटरी रिजर्व रेशियो। फिफ्थ ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्वालिटेटिव मेथड्स, क्वालिटेटिव मेथड्स के अंदर क्या है? सबसे पहले मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट। सेकंड मोरल सजेशंस, मोरल सजेशंस। एंड थर्ड है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल।
तो वन बाय वन हम इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले क्वांटिटेटिव मेथड जिसमें है रेपो रेट। क्या है? रेपो रेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेपो रेट? तो रेपो रेट क्या है? रेपो रेट रेफर्स टू दोज रेट at which RBI bank lend money to commercial bank for short term needs. For short term needs. जब भी आरबीआई बैंक कॉमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म रेट्स के लिए क्या करती है, जिस रेट से लोन प्रोवाइड करवाए वो क्या होता है? रेपो रेट। क्या होता है? रेपो रेट। अगर क्या करना है, क्रेडिट क्रिएशंस को बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट बढ़ाना है, पब्लिक में सप्लाई करनी है मनी की, तो क्या करना होगा? रेपो रेट को डिक्रीज। क्या करना होगा? डिक्रीज। अदरवाइज क्या करना होगा? इंक्रीज। क्लियर हो गया? अब है बैंक रेट। क्या है? बैंक रेट। बैंक रेट क्या होती है? सेम है, बट इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ सेंट्रल बैंक प्रोवाइड मनी टू कॉमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म नीड्स। लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए क्या करेगा? लोन प्रोवाइड करवाए सेंट्रल बैंक किसको? कॉमर्शियल बैंक को, उसे हम बोलते हैं बैंक रेट। अगर आरबीआई ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सप्लाई होनी चाहिए तो क्या कर देगी? इस बैंक रेट को रिड्यूस कर देगी, जिससे कॉमर्शियल बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन लेगी। किससे? आरबीआई से। और ज्यादा से ज्यादा सब किसको देगी? पब्लिक को देगी। अगर क्या करना है, उसको कंट्रोल करना है तो बैंक रेट को इंप्रूव कर देगी, बढ़ा देगी। कम से कम कॉमर्शियल बैंक लोन लेगी और पब्लिक को कम से कम लोन मिलेगा। तो हो गया क्रेडिट कंट्रोल। क्लियर हो गया? सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। तो सीआरआर क्या है? कैश रिजर्व रेशियो इज द अमाउंट ऑफ या फ्रैक्शंस अमाउंट ऑफ डिमांड डिपॉजिट which is kept by the commercial bank with RBI। सीआरआर डिमांड डिपॉजिट्स का वो पार्ट होता है जिसे कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रखती है। ठीक है? डिमांड डिपॉजिट्स का वो पार्ट जिसे कौन? कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रखती है, वो सीआरआर है। अगर क्रेडिट को कंट्रोल करना है तो ज्यादा रखेगी, कम रखेगी? कम रखेगी, क्योंकि ज्यादा लोन देगी। अगर उसे बढ़ाना है क्रेडिट सप्लाई को तो क्या करेगी? इसको कम करेगी। शेयर को क्या करेगी? कम करेगी। अब है एसएलआर। एसएलआर भी किसका पार्ट है? एसएलआर इज आल्सो पार्ट ऑफ डिमांड डिपॉजिट बट इट इज केप्ट बाय द कॉमर्शियल बैंक इटसेल्फ। इसे कॉमर्शियल बैंक के द्वारा खुद अपने पास रखा जाता है। वो क्या है? एसएलआर। क्या है वो? एसएलआर है। ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू those market where RBI sale and purchase of security of government and commercial bank in open market। जहां पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक और गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में फ्रीली क्या करती है? सेल और परचेज करती है। यदि क्या करना है, मार्केट में सप्लाई बढ़ानी है तो क्या करेगी? सिक्योरिटीज को परचेज करेगी, पैसा रिलीज करेगी मार्केट में। सिक्योरिटी परचेज की, पैसा रिलीज हो गया। अगर उसको कंट्रोल करना है तो खुद से क्या करेगी? सिक्योरिटीज को सेल करना स्टार्ट, खुद सेल करेगी और लोगों का पैसा अपने पास अब्सॉर्ब कर लेगी। क्लियर हो गया? तो ये थे क्वांटिटेटिव। अब है क्वालिटेटिव मेथड्स। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है? फर्स्ट मार्जिन रिक्वायरमेंट, द डिफरेंस बिटवीन, ये क्या है? द डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज एंड लोन ऑफर्ड बाय द आरबीआई। जो आरबीआई ने लोन ऑफर किया है और जो मार्केट वैल्यू सिक्योरिटी जो हमने एज अ सिक्योरिटी जमा करवाई है, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो मार्जिन रिक्वायरमेंट है। सपोज आरबीआई से लोन लिया कितने का? 10 लाख रुपीस का, सिक्योरिटी जमा करवाई 15 लाख की, तो डिफरेंस कितने का है? 5 लाख का। तो 5 लाख मार्जिन रिक्वायरमेंट है आरबीआई का। अगर लोन ज्यादा से ज्यादा देना है तो इसको रेट को कम कर देती है। भैया आप 10 लाख का लोन लेना चाहते हो तो 12 लाख की सिक्योरिटी जमा करा दो। तो हम क्या करेंगे? भाग भाग के लोन लेंगे। तो मतलब कि सप्लाई ऑफ मनी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। यदि क्या करना चाहती है, वो नहीं करना चाहती, पैसा देना नहीं चाहती, कहेगी 10 लाख का लोन चाहिए तो आपको 18 लाख की सिक्योरिटी जमा करानी पड़ेगी। मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया। क्लियर हो गया? मोरल ससेशन। तो मोरल ससेशन के अंदर क्या है? व्हेन यहाँ पर प्रेशर्स भी बोलते हैं, जिससे आरबीआई बैंक कॉमर्शियल बैंक को टाइम टू टाइम क्या देती है? जनरल गाइडलाइंस देती है कि आप अपनी जो भी वर्क है उसको किस वे में कर सकते हो, प्रॉपर वे में कैसे कर सकते हो, वो क्या कहलाता है? मोरल
ससेशंस। अगर कॉमर्शियल बैंक उस रूल को फॉलो नहीं करती तो क्या होगा, जब रूल फॉलो नहीं होगा तो उसको किसी बैंक के साथ मर्ज कर दिया जाता है या फिर उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। कई बार देखते हैं ना बैंक उसके साथ मर्ज कर दी, क्यों, वो क्या करे थे, लॉस कमा रही थी आरबीआई बैंक को, अच्छा नहीं लगा, उसने क्या कर दिया, किसी और बैंक के साथ मर्ज कर दिया। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, यहाँ पर आरबीआई क्या करती है, कॉमर्शियल बैंक को गाइडेंस देती है कि बिजनेस पर्पस से इतना लोन दोगे, मतलब कि कोटा फिक्स कर देती है, इससे ज्यादा लोन नहीं दे सकते। एजुकेशन के लिए आप 150 लोन दे सकते हो, फार्मिंग के लिए आप इतना लोन दे सकते हो, तो वो क्या है, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो सिलेक्टिव एरियाज के अंदर क्या करना, कोटास को फिक्स कर देना, क्या कहलाता है, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो स्टूडेंट्स आज हमने किया मनी और बैंकिंग, केवल एक टॉपिक छूटा है इसमें हमारा, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। क्लियर हो गया सभी को? तो ये यूनिट आज हमारी कंप्लीट हो गई। सभी को इस यूनिट्स को बहुत कहते हैं ना, बहुत डीपली क्या करना है, स्टडी करनी है और इसकी तैयारी करनी है। क्लियर हो गया?